तो हेलो दोस्तों, कल हमने पढ़ा था गार्शा दत्तोसी के बारे में, जिन्होंने हिंदी साहित्य को लिखने का सबसे पहले प्रयास किया था। गार्शा दत्तोसी ने। और आज हम पढ़ेंगे दूसरे विद्वान के बारे में, जिन्होंने हिंदी साहित्य लिखने का दूसरी बार प्रयास किया था। पहले थे गार्शा दत्तोसी और दूसरे थे ठाकुर शिव सिंह सेंगर। लेकिन वो वैसे तो दूसरे थे प्रयास करने वाले, लेकिन भारतीय प्रथम विद्वान थे शिव सिंह सेंगर। आज हम शिव सिंह सेंगर के बारे में पढ़ेंगे। शिव सिंह सेंगर हिंदी साहित्य को लिखने का प्रयास करने वाले प्रथम भारतीय विद्वान थे। शिव सिंह सेंगर प्रथम भारतीय विद्वान, प्रथम भारतीय विद्वान शिव सिंह सेंगर थे, जिन्होंने हिंदी साहित्य लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किया था। वैसे तो सर्वप्रथम गार्शा दत्तोसी ने किया था, लेकिन वो विदेशी थे। और भारतीय है वो थे ठाकुर शिव सिंह सेंगर, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किया था। तो अब हम देखेंगे कि शिव सिंह सेंगर की रचना, इनकी रचना का नाम है शिव सिंह सरोज। इनकी रचना है शिव सिंह सरोज। इनकी रचना का नाम है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज। और इनकी रचना की जो भाषा है वो है हिंदी। भाषा हिंदी। शिव सिंह सेंगर की रचना है शिव सिंह सरोज, और इस रचना की भाषा थी हिंदी। और इस रचना का प्रकाशन वर्ष है वो है 1883 ईस्वी। प्रकाशन वर्ष 1883 ईस्वी। इनकी रचना का प्रकाशन वर्ष 1883 ईस्वी। भाषा हिंदी। रचना शिव सिंह सरोज, और ये प्रथम भारतीय विद्वान थे। और इस रचना का जो प्रकाशक है वो नवल किशोर प्रेस, लखनऊ यूपी से किया गया था। प्रकाशन प्रकाश इस रचना का जो प्रकाशन है वो नवल किशोर प्रेस, लखनऊ यूपी से हुआ था। नवल किशोर प्रेस, लखनऊ यूपी। नवल किशोर प्रेस, लखनऊ यूपी से इस रचना का प्रकाशन किया गया था। इनकी रचना है शिव सिंह सरोज। भाषा हिंदी। प्रकाशन वर्ष 1883, और नवल किशोर प्रेस, लखनऊ यूपी से इन्हें प्रकाशित किया गया था। फिर हम देखेंगे कि इस रचना में मूल कवि है वो 1003 कवि थे। मूल कवि थे 1003, और इन 1003 कवियों में से 838 कवियों का जीवन परिचय दिया गया है। मूल कवि थे 1003। इस रचना में मूल कवि 1003 थे। इन 1003 कवियों में से 838 कवियों का जीवन परिचय दिया गया है। 838 कवियों का जीवन परिचय दिया गया है। कवियों का जीवन परिचय। मूल कवि थे 1003, उनमें से 838 कवियों का जीवन परिचय दिया गया है। तो अब हम देखेंगे इनकी विशेषता। विशेषता यह है कि इसमें लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र लिखा गया था, और 838 कवियों का जन्म काल व रचना काल का विवरण लिखा गया था। इस रचना में 1000 कवियों का जीवन चरित्र लिखा गया था। 1000 कवियों का जीवन चरित्र, कवियों का जीवन चरित्र लिखा गया। 1000 कवियों का जीवन चरित्र, और 838 कवियों है उनका 838 कवियों का जन्म काल व रचना काल का विवरण भी लिखा गया था। 838 कवियों का 838 कवियों का जन्म काल
व रचना काल का विवरण भी लिखा गया। रचना काल का विवरण भी लिखा गया। 1000 कवियों का जीवन चरित्र और 838 कवियों का जन्म काल व रचना काल का विवरण भी लिखा गया, परंतु वर्तमान में अधिकांश है वो अविश्वसनीय है। परंतु वर्तमान में अधिकांश अविश्वसनीय है। इनका जो जन्म काल व रचना काल है वो अधिकांश है वो अविश्वसनीय माना जाता है। कहां से वो अविश्वसनीय है। तो मूल कवि 1003 थे, उनमें से 838 कवियों का जीवन परिचय दिया गया, 1000 कवियों का जीवन चरित्र लिखा गया है और इनमें से 838 कवियों का जन्म काल व रचना काल का विवरण भी लिखा गया है, लेकिन अधिकांश है वो अविश्वसनीय माना गया है। इस रचना में उस समय तक उपलब्ध हिंदी से संगठित समस्त जानकारियों को एक जगह करने का सराहनीय प्रयास किया गया था। इस रचना में उस समय तक जो उपलब्ध थे हिंदी से संगठित समस्त जानकारियां, उनको एक जगह करने का सराहनीय प्रयास किया गया था। हिंदी से संबंधित जानकारियों को हिंदी से संबंधित जानकारियों को एक जगह करने का सराहनीय कार्य किया गया था। एक जगह करने का सराहनीय कार्य किया गया था। उस समय जो भी हिंदी से संबंधित सामग्रियां उपलब्ध थी उनको एक जगह करने का सराहनीय कार्य किया गया था। ऐसा करने से क्या हुआ कि जिससे आगे आने वाले विद्वानों को तथ्य ग्रहण करने में सुविधा हो गई थी। जानकारियों को एक जगह इकट्ठा करने से जो आगे आने वाले विद्वान थे उनको तथ्यों को ग्रहण करने में सुविधा हो गई थी। तथ्यों को ग्रहण करने में सुविधा ग्रहण करने में सुविधा हो गई थी आगे आने वाले विद्वानों को। हिंदी से संबंधित जानकारियों को एक जगह इकट्ठा करने का सराहनीय कार्य किया गया था। इससे क्या हुआ, आगे आने वाले जो विद्वान थे उनको तथ्यों को ग्रहण करने में सुविधा हो गई थी। अब हम देखेंगे इस रचना की कमियां, इसमें कमियां क्या रही थी। कमियां, शिव सिंह सेंगर की रचना शिव सिंह सरोज में कमियां क्या थी। कमियां यह थी कि इनमें वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया गया था। वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया गया था। कवियों के जन्म एवं मृत्यु काल को बिना किसी तथ्य के रख दिया था। एक नंबर है कि वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया गया। वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया गया। इस रचना में वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया गया। नंबर 2 है कवियों के जन्म एवं मृत्यु काल को बिना किसी तथ्य के रख दिया गया। कवियों के जन्म व मृत्यु काल को बिना किसी तथ्य के रख दिया गया। कवियों के जन्म व मृत्यु काल को बिना किसी तथ्य के रख दिया। जन्म व मृत्यु काल को बिना किसी तथ्य के रख दिया। यानी इसमें वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया गया, कवियों के जन्म में मृत्यु काल को बिना किसी तथ्य के रख दिया गया और
शिव सिंह सेंगर ने हिंदी की शुरुआत है वो 770 विक्रम संवत से मानी, जिसके कारण ये पुष्प दंत को हिंदी के प्रथम कवि मानने की भूल कर बैठे थे। इन्होंने हिंदी की शुरुआत 770 विक्रम संवत से मानी। इन्होंने हिंदी की शुरुआत है वो 770 विक्रम संवत से मानी, जिसके कारण ये पुष्प दंत को हिंदी के प्रथम कवि मानने की भूल कर बैठे थे। पुष्प दंत को हिंदी के प्रथम कवि मानने की हिंदी के प्रथम कवि मानने की भूल। इस रचना में कमियां थी कि इसमें वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया गया, इसमें कवियों के जन्म व मृत्यु काल को बिना किसी तथ्य के रख दिया गया, और शिव सिंह सेंगर ने हिंदी की शुरुआत 770 विक्रम संवत से मानी, जिसके कारण यह पुष्प दंत को हिंदी के प्रथम कवि मानने की भूल कर बैठे थे। यानी किसी भारतीय विद्वान के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास था। किसी भारतीय विद्वान के द्वारा हिंदी साहित्य के लेखन का सर्वप्रथम प्रयास ठाकुर शिव सिंह सेंगर के द्वारा किया गया था। इनकी रचना थी शिव सिंह सरोज, और जिसका प्रकाशन वर्ष था 1883 ईस्वी, और मूल कवि थे 1003, और इनकी भाषा थी हिंदी। तो पहले हमने पढ़ा गारशा दतोसी, फिर हमने पढ़ा ठाकुर शिव सिंह सेंगर। अब हम पढ़ेंगे तीसरे विद्वान जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किया था। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम विद्वान जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन थे। किशोरीलाल गुप्त के अनुसार किशोरीलाल गुप्त के अनुसार किशोरीलाल गुप्त के अनुसार सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन थे। सर्वप्रथम विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन। किशोरीलाल गुप्त के अनुसार सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम विद्वान जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन थे। और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की रचना है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की रचना है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की रचना है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान।
और इस रचना का प्रकाशन वर्ष है 1888 ईस्वी। प्रकाशन वर्ष, इस रचना का प्रकाशन वर्ष है 1888 ईस्वी। 1888 ईस्वी। स्वतंत्र पुस्तक के रूप में इसका प्रकाशन वर्ष है 1889 ईस्वी। प्रकाशन वर्ष 1888, लेकिन स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशन वर्ष, स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशन वर्ष है 1889 ईस्वी। प्रकाशन वर्ष है 1889 ईस्वी। इस रचना का प्रकाशन वर्ष है 1888, लेकिन स्वतंत्र पुस्तक के रूप में इसका प्रकाशन वर्ष है वो है 1889 ईस्वी। तो इसका प्रकाशक है वो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा किया गया था। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा इस रचना का प्रकाशन किया गया था। प्रकाशक रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा इस रचना का प्रकाशन किया गया था। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने इस रचना को पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया था। यानी ये रचना रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुई थी। पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुई थी। के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुई। यह रचना है वो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुई थी। तो इस रचना का प्रकाशन वर्ष है वो 1888 ईस्वी। स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशन वर्ष है वो 1889 ईस्वी। और इनका प्रकाशक है वो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा किया गया था। और इसके द्वारा इस रचना का इस पत्रिका को विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुई थी। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से यह पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुई थी। अब देखेंगे भाषा। इस रचना की भाषा है वो अंग्रेजी है। रचना की भाषा है अंग्रेजी। इस रचना की भाषा है वो अंग्रेजी है। तो अंग्रेजी से इसका हिंदी में अनुवाद किया था। तो अब हम देखें किसने इसका हिंदी में अनुवाद किया था। इस रचना का हिंदी में अनुवाद किया था किशोरीलाल गुप्त ने। और 1957 ईस्वी में जब किशोरीलाल गुप्त ने इस रचना का हिंदी में अनुवाद किया था तो उसे हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से जाना गया था। हिंदी में अनुवाद, हिंदी में अनुवाद। इस रचना का हिंदी में अनुवाद किया गया था 1957 ईस्वी में किशोरीलाल गुप्त के द्वारा। 1957 ईस्वी, किशोरीलाल गुप्त, किशोरीलाल गुप्त। जब किशोरीलाल गुप्त के द्वारा 1957 ईस्वी में इस रचना को हिंदी में अनुवाद किया गया था। इस रचना का नाम है वो हिंदी साहित्य। हिंदी में अनुवाद 1957 में किशोरीलाल गुप्त के द्वारा किया गया था।
जब इस रचना का हिंदी में अनुवाद किया गया था तो किशोरीलाल गुप्त के द्वारा इस रचना को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से जाना गया था। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, इस साहित्य का प्रथम इतिहास नाम दिया गया। इस साहित्य का साहित्य का प्रथम इतिहास नाम दिया गया था। किशोरीलाल गुप्त के द्वारा हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम दिया गया था। इस रचना में कुल 952 कवियों व लेखकों को स्थान दिया गया था। कुल कवि व लेखक, इस रचना में कवि व लेखक 952। इस रचना में कुल 952 कवियों व लेखकों को स्थान दिया गया था। इस रचना में केवल हिंदी के कवियों को स्थान दिया गया था। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि कवियों को स्थान नहीं दिया गया था। इस रचना में केवल हिंदी कवियों को स्थान दिया गया था। कवियों को स्थान, कवियों को स्थान दिया गया था। इस रचना में केवल हिंदी कवियों को स्थान दिया गया था। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश भाषा के कवियों को स्थान नहीं दिया गया था। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश भाषा के कवियों को स्थान नहीं दिया गया था। भाषा के कवियों को स्थान नहीं दिया गया। इस रचना में केवल हिंदी कवियों को स्थान दिया गया था। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि कवियों को स्थान नहीं दिया गया था। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा हिंदी की शुरुआत है वो 700 ईस्वी से मानी गई थी और ठाकुर शिव सिंह सेंगर के अनुसार हिंदी की शुरुआत 770 विक्रम संवत से मानी गई थी। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के अनुसार हिंदी की शुरुआत 700 ईस्वी से मानी गई थी। हिंदी की शुरुआत, हिंदी की शुरुआत 700 ईस्वी से मानी गई थी और ठाकुर शिव सिंह सेंगर के अनुसार हिंदी की शुरुआत 770 विक्रम संवत से मानी गई थी। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 16वीं 17वीं शताब्दी के युग को यानी अर्थात भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 16वीं 17वीं शताब्दी अर्थात भक्ति काल, 16वीं 17वीं शताब्दी अर्थात भक्ति काल, को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 16वीं 17वीं शताब्दी अर्थात भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना है। तो इस रचना में हिंदी कवियों को स्थान दिया गया था। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश भाषा के कवियों को स्थान नहीं दिया गया था और हिंदी की शुरुआत है वो 700 ईस्वी से मानी है जॉर्ज ग्रियर्सन ने और 16वीं 17वीं शताब्दी अर्थात भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना है। अब हम देखेंगे कि हिंदी साहित्य को 4 श्रेणियों में विभाजित किया था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। हिंदी साहित्य को 4 श्रेणियों में विभाजित किया। साहित्य का विभाजन
हिंदी साहित्य का विभाजन है वो 4 श्रेणियों में किया था। हिंदी साहित्य का विभाजन 4 श्रेणियों में। 1 नंबर है चारण काव्य, 2 नंबर धार्मिक काव्य, 3 नंबर प्रेम काव्य और 4 नंबर दरबारी काव्य। 4 श्रेणियों में विभाजन किया था। 1 नंबर है चारण काव्य, चारण काव्य। नंबर 2 है धार्मिक काव्य, नंबर 2 धार्मिक काव्य। नंबर 3 है प्रेम काव्य, प्रेम काव्य। नंबर 4 है दरबारी काव्य, दरबारी काव्य। जॉर्ज ब्राह्म ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का विभाजन 4 श्रेणियों में किया था। चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य और दरबारी काव्य। अब हम देखेंगे काल विभाजन। काल विभाजन। काल विभाजन। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन जॉर्ज ब्राह्म ग्रियर्सन ने किया था और इस रचना को इन्होंने 12 अध्यायों में प्रकाशित करवाया था और इन्हीं 12 अध्यायों को 12 काल विभाजन मान लिया गया था। सर्वप्रथम काल विभाजन जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम काल विभाजन जॉर्ज ब्राह्म ग्रियर्सन ने करवाया था और इस रचना को 12 अध्यायों में विभाजित किया गया। 12 अध्यायों में विभाजित, 12 अध्यायों में और इन्हीं 12 अध्यायों को 12 काल विभाजन मान लिया गया। 12 अध्यायों को ही 12 काल विभाजन मान लिया गया। 12 अध्यायों को ही काल विभाजन मान लिया गया। काल विभाजन मान लिया गया। काल विभाजन। सर्वप्रथम काल विभाजन जॉर्ज ब्राह्म ग्रियर्सन ने करवाया और इस रचना को इन्होंने 12 अध्यायों में विभाजित करवाया था और इन्हीं 12 अध्यायों को काल विभाजन मान लिया। अब हम देखेंगे 12 काल विभाजन कौन कौन से। काल विभाजन। अब हम पढ़ेंगे 12 काल विभाजन। नंबर 1 है चारण काव्य। नंबर 1 चारण काव्य, चारण काव्य। नंबर 1 है चारण काव्य। नंबर 2 है 15वीं शताब्दी का पुनर्जागरण। नंबर 2 है 15वीं शताब्दी का पुनर्जागरण। 15वीं शताब्दी का पुनर्जागरण। नंबर 1 चारण काव्य। नंबर 2 15वीं शताब्दी का पुनर्जागरण। नंबर 3 है जायसी की प्रेम कविता। नंबर 3 है जायसी की प्रेम कविता। जायसी की प्रेम कविता। नंबर 1 चारण काव्य। नंबर 2 15वीं शताब्दी का पुनर्जागरण और नंबर 3 है जायसी की
प्रेम कविता। नंबर 4 है ब्रिज का कृष्ण संप्रदाय। नंबर 4 है ब्रिज का कृष्ण संप्रदाय। ब्रिज का कृष्ण संप्रदाय। ब्रिज का कृष्ण संप्रदाय। नंबर 5 है मुगल दरबार। नंबर 5 है मुगल दरबार। नंबर 5 है मुगल दरबार। नंबर 6 है तुलसीदास। नंबर 6 तुलसीदास। नंबर 6 है तुलसीदास। नंबर 7 है दरबारी काव्य। नंबर 7 है दरबारी काव्य। नंबर 7 है दरबारी काव्य। नंबर 8 है तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति काव्य। तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति काव्य। नंबर 8 है तुलसीदास के तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति काव्य। अन्य प्रवृत्ति काव्य। नंबर 8 है तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति काव्य। नंबर 9 है 18वीं शताब्दी। नंबर 9 है 18वीं शताब्दी। नंबर 9 18वीं शताब्दी। नंबर 10 है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। नंबर 10 है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। नंबर 10 है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। नंबर 11 है महारानी विक्टोरिया के शासन में भारत। नंबर 11 है महारानी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया के शासन में भारत। विक्टोरिया के शासन में भारत। नंबर 11 है महारानी विक्टोरिया के शासन में भारत। नंबर 12 है विविध। नंबर 12 है विविध। ये थे 12 काल विभाजन। नंबर 1 चारण काव्य। नंबर 2 15वीं शताब्दी का पुनर्जागरण। नंबर 3 जायसी की प्रेम कविता। नंबर 4 ब्रिज का कृष्ण संप्रदाय। नंबर 5 मुगल दरबार। नंबर 6 तुलसीदास। और नंबर 7 दरबारी काव्य। नंबर 8 है तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति काव्य। नंबर 9 18वीं शताब्दी। नंबर 10 है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। नंबर 11 है महारानी विक्टोरिया के शासन में भारत। और नंबर 12 है विविध। ये थे 12 काल विभाजन। अब हम देखेंगे आगे। ये तो हमारे थे 12 काल विभाजन जो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी रचना को 12 अध्यायों में विभाजित किया था और इन्हें 12 काल विभाजन बताया था। प्रथम जो 11 अध्याय है या जो काल विभाजन है 11, उनमें 740 कवियों का उल्लेख किया गया है। प्रथम 11 अध्यायों में प्रथम 11 अध्यायों में प्रथम 11 अध्यायों में 740 कवियों का वर्णन है। 740 कवियों का वर्णन है। प्रथम 11 अध्यायों में इनके द्वारा 740 कवियों का उल्लेख किया गया है, जिनमें से 739 का विवरण प्राप्त है तथा शेष कवियों को इन्होंने विविध के नाम से संकलित किया गया है। 739 कवियों का तो उल्लेख है। 739 कवियों का उल्लेख
739 कवियों का उल्लेख है। शेष को विविध के नाम से संकलित किया है। शेष कवियों को विविध के नाम से संकलित किया है। शेष कवियों को विविध के नाम से संकलित किया है। शेष कवियों को विविध के नाम से संकलित किया है। 740 कवियों का उल्लेख किया है, जिनमें 739 कवियों का विवरण प्राप्त होता है तथा शेष कवियों को विविध के नाम से संकलित किया गया है, जो अनिश्चितकालीन कवि माने जाते हैं। जो अनिश्चितकालीन कवि माने जाते हैं। जो अनिश्चित कालीन कवि माने जाते हैं। अनिश्चितकालीन कवि माने जाते, जो अनिश्चितकालीन कवि माने जाते हैं। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने प्रथम 11 अध्यायों में 740 कवियों का वर्णन किया है, जिनमें से 739 कवियों का उल्लेख है और शेष कवियों ने इन्होंने विविध के नाम से संकलित किया गया है, जो अनिश्चितकालीन कवि माने जाते हैं। अब हम देखेंगे कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने भारतीय भाषाओं का खोज कार्य किया था। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने भारतीय भाषाओं का खोज कार्य किया था 1902 से 1909 ईस्वी तक। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा भारतीय भाषाओं का खोज कार्य, भारतीय भाषाओं का खोज कार्य, भारतीय भाषाओं का खोज कार्य। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने भारतीय भाषाओं का खोज कार्य है वो 1902 से 1909 ईस्वी में किया। 1902 से 1909 ईस्वी। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने भारतीय भाषाओं का खोज कार्य 1902 से 1909 ईस्वी में किया था और तुलसीदास का वैज्ञानिक अध्ययन किया था 1886 से 1921 तक। तुलसीदास का वैज्ञानिक अध्ययन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने तुलसीदास का वैज्ञानिक अध्ययन किया था। तुलसीदास का वैज्ञानिक अध्ययन। भाषा का खोज कार्य 1902 से 1909 ईस्वी और तुलसीदास का वैज्ञानिक अध्ययन 1886 से 1921 तक। 1886 से 1921 ईस्वी तक किया था। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने तुलसीदास का वैज्ञानिक अध्ययन 1886 से 1921 ईस्वी तक, जिन्होंने इनका सर्वप्रथम वाचन प्राच्य विद्या विशारद सभा वियना में किया था। तुलसीदास का वैज्ञानिक जो अध्ययन है, इन्होंने इसका सर्वप्रथम वाचन तुलसीदास के वैज्ञानिक अध्ययन का सर्वप्रथम वाचन किया था प्राच्य विद्या विशारद सभा वियना किया था। प्राच्य विद्या विशारद सभा वियना, विशारद सभा वियना में। सर्वप्रथम वाचन प्राच्य विद्या विशारद सभा वियना में किया था और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की रचना को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक बड़ा वृत्त संग्रह कहकर पुकारा है। इस रचना को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बड़ा वृत्त संग्रह कहकर पुकारा है। बड़ा वृत्त
संग्रह कहकर पुकारा है। इस रचना को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बड़ा वृत्त संग्रह कहा है। और हिंदी के बारे में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कहा है कि हिंदी भाषा है वो अंग्रेजी से विकसित है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कहा है हिंदी अंग्रेजी से विकसित भाषा है, अंग्रेजी से विकसित है, अंग्रेजी से विकसित भाषा है। तो हमने पढ़ा आज ठाकुर शिव सिंह सेंगर और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। तो सबसे पहले हमने पढ़ा शिव सिंह सेंगर प्रथम भारतीय विद्वान थे, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले शिव सिंह सेंगर थे। वैसे तो दूसरे थे, प्रथम गारशा तदासी थे, लेकिन वो विदेशी थे और ये प्रथम भारतीय विद्वान थे शिव सिंह सेंगर। और इनकी रचना है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सेंगर की रचना है शिव सिंह सरोज और इस रचना की भाषा है हिंदी। इस रचना की भाषा हिंदी है। प्रकाशन वर्ष 1883 ईस्वी है। इस रचना का शिव सिंह सरोज रचना की भाषा हिंदी है। प्रकाशन वर्ष 1883 ईस्वी है और इस रचना का प्रकाशक है वो नवल किशोर प्रेस लखनऊ यूपी से किया गया था। नवल किशोर प्रेस लखनऊ यूपी से इस रचना का प्रकाशक किया गया था शिव सिंह सरोज का। और इस रचना में मूल कवि है वो है 1003, जिनमें से 838 कवियों का जीवन परिचय है और 1000 कवियों का जीवन चरित्र है। तो 1000 कवियों का जीवन चरित्र है, उनमें से 838 कवि है जिनका जन्म काल व रचना काल का विवरण भी लिखा गया है, जो कि अधिकांश है वो अविश्वसनीय है। हिंदी से संबंधित जानकारियों को एक जगह करने का सराहनीय कार्य किया गया था इस रचना में। और तथ्यों को ग्रहण करने मतलब ठाकुर शिव सिंह सेंगर के द्वारा हिंदी से संबंधित जानकारियों को एक जगह करने का सराहनीय कार्य किया गया था, जिससे आगे आने वाले विद्वानों को तथ्यों को ग्रहण करने में सुविधा हो गई थी। अब हम देखेंगे शिव सिंह सरोज रचना की कमियां। इस रचना की कमियां है कि इसमें वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया गया था। वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया गया था। कवियों के जन्म व मृत्यु काल को बिना किसी तथ्य के रख दिया गया था। हिंदी की शुरुआत है वो 770 विक्रम संवत से मानी थी। ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने हिंदी की शुरुआत 770 विक्रम संवत से मानी थी, जिससे ये पुष्प दंत को हिंदी के प्रथम कवि मानने की भूल कर बैठे थे। यह इस रचना की कमियां थी। अब हम पढ़ेंगे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। तो किशोरीलाल गुप्त के अनुसार सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम विद्वान जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन थे। सर्वप्रथम विद्वान सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम विद्वान जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन थे किशोरीलाल गुप्त के अनुसार। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की रचना है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये इनकी रचना है। इस रचना का प्रकाशन वर्ष है वो 1888 ईस्वी है, लेकिन स्वतंत्र पुस्तक के रूप में इसका प्रकाशन वर्ष है वो 1889 ईस्वी है। 1888, लेकिन स्वतंत्र पुस्तक के रूप में इस रचना का प्रकाशन वर्ष 1889 ईस्वी माना गया है। और इस रचना का प्रकाशक है वो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा किया गया था। इस रचना का प्रकाशक रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने इस रचना को पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित की। पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित की थी और इस रचना की भाषा अंग्रेजी है। तो अंग्रेजी से इस रचना का हिंदी में अनुवाद किया था 1957 ईस्वी में किशोरीलाल गुप्त ने। 1957 ईस्वी में किशोरीलाल गुप्त ने इस रचना का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया था। जब इस रचना को हिंदी में अनुवाद किया गया था तो इस रचना को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कहा गया था।
हिंदी में अनुवाद किया गया था। तो इस रचना को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कहा गया था। इस रचना में कुल कवि व लेखक 952 थे। हिंदी कवियों को स्थान दिया गया था। इस रचना में केवल हिंदी कवियों को स्थान दिया गया था। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश भाषा के कवियों को स्थान नहीं दिया गया था। केवल हिंदी कवियों को स्थान दिया गया था। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश भाषा के कवियों को इस रचना में स्थान नहीं दिया गया था। हिंदी की शुरुआत है वो 700 ईस्वी से मानी थी। ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने 770 विक्रम संवत से मानी थी और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने हिंदी की शुरुआत 700 ईस्वी से मानी है। यानी 16वीं व 17वीं शताब्दी अर्थात भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना है। यह मोस्ट है। 16वीं व 17वीं शताब्दी अर्थात भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। फिर हम देखेंगे हिंदी साहित्य का विभाजन 4 श्रेणियों में किया था। नंबर 1 चारण काव्य, नंबर 2 धार्मिक काव्य, नंबर 3 प्रेम काव्य, नंबर 4 दरबारी काव्य। चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य, 4 श्रेणियों में हिंदी साहित्य का विभाजन किया था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अब देखेंगे काल विभाजन। तो काल विभाजन है वो सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपनी रचनाओं को 12 अध्यायों में विभाजित किया था और इन्हीं 12 अध्यायों को उन्होंने काल विभाजन कहा। अब हम देखेंगे 12 काल विभाजन। नंबर 1 चारण काव्य, नंबर 2 15वीं शताब्दी का पुनर्जागरण, नंबर 3 जायसी की प्रेम कविता, नंबर 4 ब्रिज का कृष्ण संप्रदाय, नंबर 5 मुगल दरबार, नंबर 5 मुगल दरबार, नंबर 6 तुलसीदास, नंबर 7 दरबारी काव्य, नंबर 8 तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति काव्य और नंबर 9 18वीं शताब्दी, नंबर 10 है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और नंबर 11 है महारानी विक्टोरिया के शासन में भारत और नंबर 12 विविध। तो प्रथम 11 अध्यायों में 740 कवियों का वर्णन है। उनमें से 739 कवियों का उल्लेख है, लेकिन शेष कवियों को जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने विविध के नाम से संकलित किया गया है। शेष कवियों को विविध के नाम से संकलित किया गया था और अनिश्चितकालीन कवि माने जाते हैं। जो विविध के नाम से जो संकलित कवि है वो अनिश्चितकालीन कवि माने जाते हैं। फिर देखेंगे कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन भारतीय भाषाओं का खोज कार्य किया था 1902 से 1909 में। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने भारतीय भाषाओं का खोज कार्य 1902 से 1909 ईस्वी में किया था। तुलसीदास का वैज्ञानिक अध्ययन किया था 1886 से 1921 ईस्वी में। तुलसीदास का वैज्ञानिक अध्ययन 1886 से 1921 ईस्वी। सर्वप्रथम वाचन तुलसीदास के वैज्ञानिक अध्ययन का सर्वप्रथम वाचन है वो प्राच्य विद्या विशारद सभा वियन्ना में किया था। प्राच्य विद्या विशारद सभा वियन्ना, प्राच्य विद्या विशारद सभा वियन्ना में तुलसीदास का वैज्ञानिक अध्ययन का सर्वप्रथम वाचन किया था। फिर देखेंगे कि जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बड़ा वृत्त संग्रह कहकर पुकारा है। गारसा दत्तोसी की रचना को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वृत्त संग्रह कहकर पुकारा था, मात्र वृत्त संग्रह कहकर पुकारा था और इस रचना को बड़ा वृत्त संग्रह कहा है। और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कहा है कि हिंदी भाषा है वो अंग्रेजी से विकसित है। बाकी पढ़ेंगे अगली क्लास में।